किसी भी मजबूत लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? पारदर्शिता। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई एक्ट 2005 को डिकोड करेंगे। देखिए, ये कोई साधारण कानून नहीं है। इसने सत्ता और आम नागरिक के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो चलिए, इसके बुनियादी फलसफे से लेकर इसके काम करने के तरीके तक हर एक पहलू को बारीकी से समझते हैं। इस कानून की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल 60 से 80 लाख आवेदन दायर किए जाते हैं। जरा सोचिए, 60 से 80 लाख। ये महज एक नंबर नहीं है, बल्कि इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि लोग जमीनी स्तर पर सरकार से जवाबदेही और पारदर्शिता की कितनी मजबूती से मांग कर रहे हैं। अब इस पूरे सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे जानने के लोकतांत्रिक अधिकार से, फिर समझेंगे इस अधिनियम का दायरा क्या है, लोक प्राधिकरण किसे कहते हैं, आरटीआई का पूरा ढांचा कैसे काम करता है, और आखिर में 2019 के संशोधनों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, जानने का लोकतांत्रिक अधिकार। आखिर इस कानून की नींव क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बिना जानकारी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधूरी है। मतलब, अगर आपके पास सही सूचना ही नहीं है तो आप अपनी बात कैसे रखेंगे या शासन में कैसे हिस्सा लेंगे? इस एक विचार ने जानकारी मांगने को सरकार की कोई मेहरबानी नहीं, बल्कि हमारा एक बुनियादी और मौलिक अधिकार बना दिया है। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, यानी कानूनी तौर पर इस अधिनियम का दायरा क्या है, इसमें क्या क्या आता है। कानून की धारा 2 के तहत सूचना की परिभाषा बहुत ही व्यापक है। देखिए, ये सिर्फ सरकारी दफ्तरों में धूल खाती पुरानी फाइलों तक ही सीमित नहीं है। इसमें आधिकारिक दस्तावेज, मेमो, प्रेस रिलीज और यहाँ तक कि आज के ज़माने का इलेक्ट्रॉनिक डेटा और ईमेल भी शामिल हैं। यानी सरकार जो भी काम कर रही है वो सब आम नागरिक की पहुंच में है। और ये कानून हमें बहुत ही ठोस अधिकार देता है। इसके तहत आप केवल सवाल ही नहीं पूछ सकते, बल्कि सीधे तौर पर सरकारी कार्यों का मुआयना कर सकते हैं। आप फाइलों से नोट्स ले सकते हैं, जरूरी दस्तावेजों की सर्टिफाइड कॉपियां निकाल सकते हैं, और अगर कोई जानकारी कंप्यूटर में है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी मांग सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और अक्सर चौंकाने वाली बात है। इसका दायरा सिर्फ सरकारी संस्थाओं तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई प्राइवेट बैंक या निजी स्कूल है और उनका डेटा कानूनी रूप से रिजर्व बैंक या शिक्षा विभाग जैसे किसी सरकारी प्राधिकरण के पास है, तो आप वो जानकारी भी आरटीआई के जरिए मांग सकते हैं। है ना कमाल का प्रावधान? चलिए, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, लोक प्राधिकरणों को परिभाषित करना। आखिर ये जानकारी देने की कानूनी जिम्मेदारी है किसकी? लोक प्राधिकरण यानी पब्लिक अथॉरिटी। इसमें सिर्फ सरकारी मंत्रालय या विभाग ही नहीं आते हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तो इसमें है ही, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सरकार से अच्छी खासी फंडिंग पाने वाले गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओज भी इसके दायरे में आते हैं। सीधा सा नियम है, अगर संस्था में जनता का पैसा लगा है तो उसे जनता को जवाब देना ही होगा। इसी व्यापक परिभाषा के कारण जो भी शैक्षणिक संस्थान सरकार से फंड लेते हैं या सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए हैं, वो भी इस पारदर्शिता के कड़े नियमों से बंधे हुए हैं। उन्हें भी आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी एक तय समय सीमा के भीतर उपलब्ध करानी होती है। और हाँ, सिस्टम पर अचानक आवेदनों का बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े, इसके लिए धारा 4 के तहत सक्रिय प्रकटीकरण यानी प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर का नियम बनाया गया है। इसका मतलब है कि विभागों को हर बात के लिए आरटीआई का इंतजार नहीं करना है। उन्हें अपनी संरचना, कामकाज के तरीके और बजट की जानकारी खुद ही स्वेच्छा से पब्लिक डोमेन में डालनी होती है। आइए अब चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन लाखों अनुरोधों को संभालने वाला आरटीआई का पूरा प्रशासनिक ढांचा कैसा है। इतने बड़े स्तर पर काम करने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट सीढ़ी बनाई गई है। सबसे पहले कोई भी नागरिक स्थानीय स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी यानी एपीआईओ या लोक सूचना अधिकारी पीआईओ से संपर्क करता है। अगर वहां से कोई जवाब ना मिले या आप जवाब से संतुष्ट ना हो तो मामला ऊपर की ओर बढ़ता है और आप राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग में जा सकते हैं। अब सवाल आता है कि इन सूचना आयुक्तों को चुनता कौन है? इसके लिए एक बहुत ही संतुलित प्रक्रिया है। राष्ट्रपति या राज्यपाल इनकी नियुक्ति एक विशेष 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करते हैं।
इस समिति में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। विपक्ष के नेता का होना यह सुनिश्चित करता है कि इस पूरी प्रक्रिया में एक निष्पक्ष निगरानी बनी रहे। अंत में हम बात करेंगे हमारे 5वें हिस्से की, 2019 के आरटीआई संशोधन अधिनियम की। आइए निष्पक्ष रूप से देखते हैं कि इस संशोधन ने ढांचे में क्या बदलाव किए। सबसे पहला और मुख्य बदलाव कार्यकाल को लेकर था। 2005 के मूल कानून में एक सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक फिक्स था, लेकिन 2019 के संशोधन के बाद अब यह कार्यकाल वो अवधि होगी जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी। वेतन और भत्तों के मामले में भी बदलाव हुए हैं। पहले सूचना आयुक्तों की सैलरी और भत्ते चुनाव आयुक्तों या मुख्य सचिव के बराबर हुआ करते थे। नए संशोधनों के बाद अब इन वित्तीय पहलुओं को सीधे तौर पर केंद्र सरकार द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। और एक तीसरा प्रमुख बदलाव पेंशन कटौती से जुड़ा है। पहले नियम ये था कि अगर कोई आयुक्त पुरानी सरकारी पेंशन ले रहा है तो उस पेंशन की रकम को उनकी मौजूदा सैलरी से काट लिया जाता था। 2019 के संशोधन ने वेतन से पेंशन कटौती के इस प्रावधान को अब पूरी तरह हटा दिया है। तो इस पूरे शक्तिशाली और व्यापक कानूनी ढांचे को समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। एक ऐसे सिस्टम में जहां जानकारी का लगातार और पारदर्शी फ्लो हो रहा है, नागरिकों की ये निरंतर मांग और संस्थागत निगरानी हमारे लोकतंत्र के भविष्य को किस दिशा में ले जाएगी? क्या ये बढ़ती जागरूकता हमारे तंत्र को और अधिक जवाबदेह बनाएगी? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनेर को यहीं खत्म करते हैं।